तो दोस्तों, आज मैं ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप कभी न कभी सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। तो चलिए मैं आज आपको उसकी स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि कभी न कभी आप केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में भी इसका क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसे शीशे के तख्ते में दब्ध कर करके दफनाया गया था, क्योंकि उसको रेडियोधर्मी जो कहा जाता है उसके वजह से उसके शरीर में इतना रेडियोधर्मी हो गया था कि जिसके वजह से उसे शीशे के तख्ते में बंद कर करके दफनाया गया था। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरुआत मैं करता हूं और आपको मैं बताता हूं पूरा स्टोरी। एम क्यूरी को आज रेडियोधर्मिता पर उनके अग्रणी कार्य के लिए याद किया जाता है, जिसके लिए उन्हें न केवल 2 नोबेल पुरस्कार मिले बल्कि आधुनिक भौतिकी की जननी के रूप में भी मान्यता मिली है। हालांकि रेडियोधर्मी तत्वों पोलोनियम और रेडियम पर उनके शोध ने उन्हें एक अस्थायी वैज्ञानिक विरासत प्रदान की है, लेकिन उन्हीं पदार्थों के उनके शरीर पर भी अस्थायी प्रभाव पड़ा है, जिसके वजह से उनकी मौत हुई है। क्यूरी ने न केवल नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी, बल्कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला भी थी। 1896 में फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी हेनरी बेकरेल ने खोज की यूरेनियम लवणों से निकलने वाली किरणें एक्सरे जैसी होती है और वे वस्तुएं जो होकर गुजरने वाले सक्षम होती है। इस खोज ने क्यूरी को बेकेरेल ने निष्कर्षों को अपने शोध प्रबंध का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने और उनके पति पियरे क्यूरी ने मिलकर काम शुरू किया और अंत में 1998 में 2 नए रेडियोधर्मी तत्वों और रेडियम और पोलोनियम की खोज की है। इन परिणामों के कारण 1903 में क्यूरी को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा दिया गया, बाकी आधा हिस्सा बेकरेल को मिला। फिर 1911 में एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी के बाद पियरे क्यूरी को 1906 में अचानक मृत्यु हो गई थी। क्यूरी को शुद्ध रेडियम के पृथक्करण के लिए, जो जिसे हम कह सकते हैं कि वो उसे अलग करने के लिए, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार उसके लिए भी दिया गया। उन्होंने आगे चलकर रेडियोधर्मी पदार्थों के रसायन विज्ञान के अध्ययन के साथ साथ चिकित्सा में उनके अनुप्रयोगों के लिए अपना शोध समर्पित किया। और वास्तव में अगर क्यूरी का काम ना होता तो कैंसर के हमारे उपचार शायद आज जितने विकसित नहीं होते। लेकिन सावधानियों की वकालत करने के बावजूद क्यूरी का इन पदार्थों के लगातार और लंबे समय तक संपर्क में रहना एक बड़ी कीमत चुकाने वाला साबित हुआ। मैरी क्यूरी का निधन 4 जुलाई 1934 को विकिरण चिकित्सा के कारण हुए अप्लास्टिक एनीमिया से हुआ। अपने नाम के बावजूद अप्लास्टिक एनीमिया सिर्फ एनीमिया से कहीं ज्यादा है। यह एक दुर्लभ रक्त विकार है जो तब होता है जब अस्थि मज्जा आपके शरीर के ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाती। क्यूरी की मृत्यु के समय उनका शरीर इतना रेडियोधर्मी था कि उन्हें शीशे से बने ताबूत में दफनाया गया था। हालांकि 1995 तक किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। जब उनके ताबूत को कब्र से निकाला गया, उस समय फ्रांसीसी अधिकारी क्यूरी परिवार को विज्ञान में उनके योगदान और फ्रांसीसी इतिहास में उनके प्रतीक के सम्मान में राष्ट्रीय समाधि पैंथियन में स्थानांतरित करना चाहते थे। कब्र खोदने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने अवशिष्ट विकिरण के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए फ्रांसीसी विकिरण सुरक्षा एजेंसी से संपर्क किया और कब्रिस्तान में काम करने वालों की सुरक्षा के लिए सहयोग मांगी। जब कब्र खोदने वाले लोग उनकी कब्र के पास पहुंचे तो उन्होंने हवा में विकिरण के सामान्य स्तर का पता लगाया, जो कब्र खोलने पर हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है पर बढ़ गया था। पहले तो मैरी क्यूरी का ताबूत लकड़ी का बना हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन जब उसे खोला गया उन्होंने पाया कि उस पर 2.5 मिलीमीटर यानी कि 0.09 इंच शीशा लगा हुआ था। बाद में क्यूरी के शरीर की जांच से पता चला कि वह उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थी और केवल अल्फा और बीटा संदूषण के मामूली स्तर ही पाए गए थे। जर्नल ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी फॉर द हिस्ट्री ऑफ रेडियोलॉजी के अनुसार ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि क्यूरी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में विकिरण के संपर्क को सीमित करने के लिए यह कदम उठाए थे। हालांकि उसके उपकरणों के बारे में
कम ही कहा जा सकता है। 100 साल बाद भी उसके कई सामान, जिनमें फर्नीचर, कुकबुक, कपड़े और प्रयोगशाला नोट्स शामिल हैं, अत्यधिक रेडियोधर्मी बने हुए हैं। ये नोट्स दरअसल पेरिस स्थित फ्रांस के बिब्लियोथेक नेशनल में शीशे से ढके बक्सों में रखे। इन वस्तुओं तक पहुंच का अनुरोध करने पर आगंतुकों का दायित्व मुक्ति पर हस्ताक्षर करने और रेडियम 226 के संपर्क से बचने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है। यह देखते हुए कि इस विशेष आइसोटोप का अर्थ जीवन लगभग 1600 वर्ष है, यह संभावना है कि यह महत्वपूर्ण दस्तावेज एक शक्तिशाली विरासत की हानिकारक याद दिलाते हैं। हमें इस बात का गर्व होता है कि मैरी क्यूरी ने अपना जीवन में कितना योगदान दिया है, और आज वो नहीं होती तो कैंसर के और बड़े बड़े जो एक्सरे मशीन होते हैं, इसका आविष्कार नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी खोज में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का योगदान दिया और आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उन्हें याद किया जाता है। चीज़ों के विकिरणों के वजह से उसके शरीर पर इफेक्ट पड़ा, जिसके वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। और इस रिस्क को लेते हुए वो वैज्ञानिक के साथ साथ इतनी समझ थी कि आज वो इस काम को करके गई तो लाखों लोग को सुविधा मिलती है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का अगले नए इतिहास और नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।